देखते हुए चलना, पहले समझ लो, बाकी सब लिखवा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये बुंदेलखंड का पठार की अगर मैं स्थिति देखूं तो देखिए इधर पे इस वाले पठार के उत्तर में चले जाओ, आपके ऊपर वाला क्षेत्र हो गया, इसका ऊपर क्या मिल रहा है, नीचे जाओगे तो विंध्याचल पर्वत या नर्मदा घाटी, साइड में चले जाओगे तो क्या मिल रहा है, रीवा पन्ना का पठार, इधर चले जाओगे तो क्या मिल रहा है, मालवा का पठार। कुल मिलाके इन चारों क्षेत्रों के बीच में जो पठार स्थित है इसे कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। ये वही पठार है जहां पे बुंदेल नीस पाई जाती है। 3 प्रकार की नीस पाई जाती है, मैंने आपको बता चुका हूं। कौन कौन सी पाई जाती है? नीलगिरी, बंगाल और बुंदेलखंड। हमारे मध्य प्रदेश में एक नीस पाई जाती है, उसका नाम क्या है, बुंदेलखंड। आप जानते हो बुंदेलखंड क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र है, आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे पूरा विशाल मैदान आपको देखने को मिलेगा। हमने देखा था विशाल उत्तर के विशाल मैदान, और उत्तर के विशाल मैदान में आप जानते हैं बाढ़ बहुत आती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो समतल क्षेत्र, पूरी नदियां बह के जाती है। अब यहाँ से जितनी भी नदियां निकलेंगी, ध्यान से समझना, चाहे वो चंबल नदी हो, चाहे काली सिंध नदी हो, चाहे वो बेतवा नदी हो, सारी की सारी नदी कैसी जाएंगी, ऐसी बह बह के जाएंगी। कैसे जाएंगी? जैसे यहाँ से मान चलो बेतवा निकली, वो बेतवा निकली ऐसे बह बह के इधर चली गई, यमुना में जाके मिल गई। काली सिंध मिली, ऐसे गई जाके यमुना में मिल गई, ठीक है ना। यहाँ से आप देखो कोई भी जो नदी निकलेगी सारी की सारी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। कहने का मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बघेलखंड के पठार से निकलने वाली नदियां या विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियां, यहाँ से जितनी भी नदियां निकलेंगी ये सारी की सारी नदियों का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है, उत्तर दिशा में। पेपर में आता है उत्तर दिशा में हो रहा है। अब जब ये उत्तर दिशा में हो रहा है तो सीधी सी बात देखना, जो पठार बना हुआ है बुंदेलखंड का, इसका झुकाव जो है वो थोड़ा सा उत्तर की ओर है, इसलिए तो उत्तर की ओर बह रही है। हमें भले ही मैप में चढ़ाव दिख रहा है, परंतु जमीन देखोगे आप तो इसका झुकाव जो है तल ऐसा बना हुआ है, उत्तर की ओर झुका हुआ है। इस कारण से यहाँ से जितनी नदियां निकलती हैं सारी की सारी क्या करेंगी, यहाँ पे आपका उत्तर की ओर बहते हुए जाएंगे। अब देखो ढाल है, ढाल है तो सीधी सी बात है पानी बहेगा, पानी बहेगा तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, मिट्टी भी बह के चली जाएगी, चाहे कितनी जाएगी। कटाव यहाँ पे भी होगा मिट्टी का। दूसरी बात, इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे चूंकि आपने देखा बुंदेल नीस पाया जाता है, खनिज वनिज ज्यादा मिलेंगे, और जहाँ पे खनिज मिलेगा आप देखना वहां पे बारिश नहीं हो रही है। तो इस वाले प्रदेश में आप देखेंगे बारिश की मात्रा बहुत कम है, और जिन क्षेत्रों में बारिश की मात्रा कम होगी, क्या यहाँ पे फसल उत्पादन अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ पठार बोला जाता है किसे? बुंदेलखंड का पठार। यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड देखना बहुत बेकार होता है क्योंकि गरीबी छाई हुई है। आपको मेंस में देगा बुंदेलखंड के पठार का या बुंदेलखंड के पिछड़े होने के कारण क्या है, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ता है जलवायु, फिर आपको भौगोलिक स्थिति बताना पड़ेगा, ये सारी चीजें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे खेती उतनी अच्छी नहीं पाई जाती। दूसरी बात, नदियों का प्रवाह कहाँ होता है? उत्तर की ओर। अब यहाँ पे अगर हम सीरीज की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे पन्ना लगा हुआ है, फिर यहाँ पे आप देखोगे छतरपुर है, पन्ना सीरीज, छतरपुर में आप जाओगे तो बिजावर सीरीज आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आप देखोगे ग्वालियर वाला क्षेत्र मिलेगा, ग्वालियर सीरीज आपको देखने को मिलेगी ये। और एक और आप जानते हो चंदेरी पाट करके मिलेगा आपको, चंदेरी पाट, अशोकनगर, यहाँ अशोकनगर पड़ता है, और चंदेरी साड़ी कहाँ की है? अशोकनगर की है। तो यहीं पे किनारे में कहीं आपको अशोकनगर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको चंदेरी पाट। तो ये 4 क्रम आपको देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे क्रम मिलेंगे देखिए, सबसे पहले मिलेगा आपको पूर्व से पश्चिम आओगे तो पन्ना, पन्ना के बाद मिलेगा बिजावर, और बिजावर के बाद मिलेगा आपको कौन सा? चंदेरी। ये तीनों की तीनों श्रेणी आपको मिलेंगी बघेलखंड के पठार में। इनका क्रम याद रखेंगे सब लोग, क्योंकि ये क्रम आपको देखने को मिल रहा है। याद करने की जरूरत नहीं, खुद ही देख लो। छतरपुर के बाद पन्ना आता है, पन्ना सीरीज, छतरपुर में बिजावर सीरीज, और अशोकनगर वाली चंदेरी पाट। ये छोटी छोटी पहाड़ियां जैसी है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे बिजावर क्षेत्र इसलिए बिजावर बोलते हैं इसको, ठीक है। पन्ना सीरीज पन्ना नाम, चंदेरी वाला चंदेरी फेमस है इसलिए चंदेरी पाट होते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे तुमको क्या मिलेंगे, यहाँ पे पठार टाइप देखने को मिलेंगे, इसलिए ये बघेलखंड में ये तीनों चीजें आपके लिए क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ये है आपका कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। एक ही बात इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इस पठार के पिछड़ेपन का कारण आपको पता रहना चाहिए। पहली बात, नदियों का प्रभाव उत्तर की दिशा में, विशाल मैदान चली जाएगी, और विशाल मैदान में मिट्टी इकट्ठी हो रही है, तो मिट्टी कहीं से तो आ रही है, जैसे हिमालय से आ रही है तो यहाँ से भी आ रही है, तो मिट्टी पूरी की पूरी चली जा रही है। कृषि की दृष्टि से या फसल उत्पादन की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ पठार कहलाता है आपका कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। जबकि कृषि की दृष्टि से सबसे बेहतरीन, सबसे उच्चतम पठार कौन सा कहलाता है?
क्यों कहला रहा है आप जानते हो, यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे काली मिट्टी है, डेक्कन ट्रैप की पठार से बना हुआ। और उसी के बाद आप देखोगे इसके बाद जो सबसे बेहतरीन कृषि की दृष्टि से बना हुआ पठार है वो है आपका नर्मदा सोन घाटी का। क्यों बना है? अरे देखो ये दक्षिण भारत का पठार से जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा, और दक्षिण भारत का पठार जो बना हुआ था बैसाल्ट चट्टानों की लावा से बना है, तो इससे पूरे क्षेत्र में आप देखोगे काली मिट्टी ज्यादा मिलेगी, खास तौर में इधर वाले क्षेत्र में ज्यादा मिट्टी मिलेगी। तो ये भी कृषि की दृष्टि से अच्छा है, ये भी कृषि की दृष्टि से अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी ठीक ठाक है, परंतु ये क्या हो गया? पिछड़ गया। इस कारण से ये कृषि की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ पठार है। ठीक है, चलो लिख लो इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें लिखी। ठीक, देखिए बघेलखंड का पठार, सॉरी बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है। इस वाले प्रदेश में बुंदेलखंड नीस की प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। सर नीस यार हालांकि एक प्रकार की पत्थर ही है आप मानो, ठीक है ना, एक बहुत पुराने समय का पत्थर, बहुत समय रहा तो उसका रूप बदल गया, परिवर्तित हो गया, तो जो रूपांतरित पत्थर होता है वो कहलाता है आपका नीस। फिर नीस बदलेगा ग्रेनाइट में, फिर उसके बाद फिर वो शिस्ट में बदलेगा, ये कहलाता है। तो चट्टान ये पत्थर ही है एक प्रकार का। ठीक, देखेंगे इसमें क्या लिखा आप लोगों ने, चट्टानें पाई जाती है। ठीक, इसमें मुख्य रूप से इस पठार में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और दतिया का अधिकतर भाग शामिल होता है। जबकि शिवपुरी और गुना का कुछ हिस्सा शामिल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिए, ये जो बुंदेलखंड का पठार है पहले देख लो, समझ लो, लिखे ना समझे। अब देखो ये जो बुंदेलखंड का पठार है बेटा मध्य प्रदेश में अकेला नहीं है, सबसे ज्यादा इसका भाग तो उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में तुम चले जाओगे तो यहाँ 4 जिले मिलेंगे, पेपर में पूछते हैं कौन कौन से जिले जो बुंदेलखंड में शामिल हैं। एक मिलेगा तुमको झांसी, एक मिलेगा बांदा, एक मिलेगा ललितपुर, ठीक है, और एक मिलेगा कौन सा आपको, झांसी, बांदा, ललितपुर, ये 3 जिले तो हो गए। एक और जिला कौन सा बता दे रहा है ना। तो ये 4 जिले हैं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के। एक और जिला है जिसका नाम अभी ध्यान दिला दे रहा हूं मैं। तो 4 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के जिले इस बघेलखंड और बुंदेलखंड वाले प्रदेश में शामिल हैं। कई बार पेपर में आया, निम्न में से कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है करके आएगा। आप देखो, हाँ चित्रकूट भी तो वो यहीं पे आएगा। चित्रकूट अपने मध्य प्रदेश में आता है, यूपी में। अब चित्रकूट अपने मध्य प्रदेश में, सतना वाले, पता ही नहीं तुमको नाम, जालौन जिला। ये 4 जिले हैं जहां पे आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक, अब देखो पेपर में कैसा है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पठार में शामिल है। एक देगा शिवपुरी, एक दे देगा आपको पन्ना, एक दे देगा छतरपुर, एक दे देगा तुमको बांदा। कौन सा है? बांदा। यूपी का यूपी में जाएगा तो यूपी वाले तो पूछेंगे नहीं आपसे, अब पूछेंगे आपसे बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश में, कि बुंदेलखंड का वह कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है करके बोलेगा। है तो बुंदेलखंड में ये भी शामिल और जिले भी हैं, तो 3-4 तो आपको, मतलब 3 तो आपको यहाँ दे देंगे और एक जिला इसका दे देगा, कोई भी जालौन दे देगा, ये दे देगा, झांसी दे देगा। तो थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन इस वाले को, ठीक है।
तो बुंदेलखंड में आपने देखा हमारे यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे देखोगे दतिया मिलेगा, शिवपुरी मिलेगा, गुना मिलेगा, इसके बाद आपको देखोगे पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, नेवाड़ी भी लिख लेना, नेवाड़ी भी शामिल है। ये जितने जिले हैं आपके, ये सारे के सारे जिले बुंदेलखंड के जिले हैं। साथ ही साथ में 4 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के भी जिले हैं जो बुंदेलखंड के पठार में शामिल माने जाते हैं। ठीक है, इनको लिख लो, चारों जिलों को लिखिए। कहाँ क्या लिखे हो अभी, लास्ट में क्या लिखे इसके पहले, हिस्सा शामिल है। जबकि उत्तर प्रदेश के ललितपुर, बांदा, झांसी और जालौन जिला इसी पठार का हिस्सा है। समझते चलो, लिखते चलो। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा पठार है जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार आकृति में दिखाई देती है। देखो ध्यान से, कौन सा आधा चंद्र दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो अर्धचंद्राकार आकृति है। ठीक, लिख लेंगे इसकी आकृति। चूंकि बुंदेलखंड की आकृति अर्धचंद्राकार आकृति है, चूंकि बुंदेलखंड की आकृति अर्धचंद्राकार आकृति में पाई जाती है। ठीक, और यहां से निकलने वाली नदियों का प्रवाह, और यहां से निकलने वाली नदियों का प्रवाह ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे बेतवा, धसान, उत्तर की ओर बहते हुए यमुना में जाके मिलती है। बेतवा, धसान उत्तर की ओर जाते हुए यमुना नदी में जाके मिल जाती है। अब देखो, जितना ज्यादा समझोगे उतना अच्छा है। ध्यान से समझ, ये चट्टान है, आप जानते हो चट्टान से ही मिट्टी बनती है धीरे धीरे। यहाँ पे चट्टान में अपरदन हुआ, अपरदन होने के कारण सतह में यहाँ पे मिट्टी मिट्टी बनने लगी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिट्टी बन गई, उड़ उड़ के आई, थोड़ी कहीं इसी का अपरदन से बचते रही, सब मिट्टी मिट्टी बन गई। बारिश आई थोड़ी बहुत या बहाव आया पानी का, सब बहा के ले गया, पूरी मिट्टी बहा के ले गई, फिर से तुमको चट्टान दिखने लगी। क्या दिखने लगी? फिर से चट्टान दिखने। और एक बात बताओ, खेती कब करते हो? बारिश के मौसम में होती है ना ज्यादातर खेती। अब बारिश हुई, बह गई मिट्टी, बची चट्टान, चट्टान में खेती होगी क्या? अरे यही तो कारण है बुंदेलखंड में खेती नहीं हो पाती। आप देख रहे हो यहाँ पे मिट्टी ऊपरी सतह पर पाई जाना चाहिए था, परंतु यहाँ पे जो मिट्टी है सतह वाले भाग में या ऊपरी सतह पे बह जाती है, नहीं पाई जाती है। इस कारण से फिर से यहाँ पे क्या दिखने लगता है आपको? चट्टानी क्षेत्र दिखने लगता है। यही कारण है बुंदेलखंड को चट्टानों का खंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चट्टानों का खंड। इसी कारण से देख लो क्यों कहा जाता है। ऊपर मिट्टी मिट्टी रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है, परंतु कारण ये है कि बह चली जाती है। और बहाव कौन कर रहा है? उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। कौन कौन सी? बेतवा, धसान नदी होगी। चूंकि ढाल है ऐसा तो बह ही जाएगी, कोई बात ही नहीं है। बह जाएगी तो अधिकतर मात्रा में क्या करेगी? ये खेतों में पानी भर के मिट्टी बह चली जाएगी और खेत के नीचे तुमको फिर बंजर टाइप की जमीन दिखने लगेगी, चट्टान टाइप की क्षेत्र दिखने लगेगा। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? चट्टानों का खंड, बुंदेलखंड। आया समझ? देख लो इसको, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बुलेट पॉइंट लिखते हुए चलेंगे, ठीक है? ये कैसे लिखेंगे? यह पठार बनने के बाद भी निरंतर स्थल रहा। स्थल का मतलब कठोर रहा, ठीक है? निरंतर स्थल रहा और अपरदित होता रहा, और
अपरदित होता रहा। यही कारण है कि बुंदेलखंड संपूर्ण मध्य प्रदेश का अपरदित सतह का अच्छा उदाहरण बन गया। अपरदित सतह का अच्छा उदाहरण बन गया। इस अपरदित सतह से या इस अपरदित सतह की विस्तृत भाग में, विस्तृत का मतलब ज्यादातर, विस्तृत भाग में मिट्टी का आवरण भी नहीं है। आवरण का तात्पर्य उसको ढांकने वाला है ना, चट्टान को ढाक देता है तो उसको आवरण कहते हैं। मिट्टी का आवरण भी नहीं है और सतह पर चट्टानें दिखती हैं। इसी कारण से इसे चट्टानों का खंड भी कहा जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ये 3 के बारे में लिख लेंगे। बुंदेलखंड में लिखेंगे, बुंदेलखंड में पूरब से पश्चिम की ओर पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी और चंदेरी पाठ फैला हुआ है। ठीक है, अब एक शब्द आपको बता रहा हूं, किताबों में सारणी के लिए मैं बता रहा हूं। देखो एक वर्ड आया था टोर करके, राजस्थान पीसीएस का शब्द आया था टोर, और बड़ा इजी टोर। देखो सुबह तुमने ज्योग्राफी की क्लास पढ़े हो, जब 2 प्लेट टकराती हैं तो वलय आकृति में पर्वत बनता है, पर कहीं छोटे तो कहीं बड़े बड़े बनता है। जो छोटा है वो पर्वत नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, पठार कहलाने लगेगा, छोटा हो गया। जो ऊंचाई हो गया इसको क्या बोलने लगे अपन, पर्वत बोलने लगे। ध्यान से समझ, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे आज भी ऊंचाई कम है, परंतु ऊंचाई कम है, वो क्या कहलाएंगे आपके, छोटे छोटे पठार कहलाने लगे, छोटी छोटी पहाड़ी कहलाने लगी। आप देखोगे ये जो पन्ना सीरीज हो गई, छतरपुर सीरीज हो गई, चंदेरी पाठ हो गई, ये ज्यादा ऊंची नहीं है। ये कैसी है, छोटी छोटी पाठ के रूप में, छोटी छोटी पठार के रूप में, छोटे छोटे क्या है आपके पहाड़ी के रूप में। ये जो छोटी छोटी पठार होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, ये कोई समतल क्षेत्र है। इस समतल क्षेत्र में इतनी आगे गए तो उन्होंने इतनी ऊंची एक पहाड़ी मिल गई, फिर आगे गए थोड़ी, उन्होंने कही आपकी कौन सी गई है, पन्ना हो गई, फिर आगे गए उन्होंने कही बिजावर मिल गई, फिर आगे गए उन्होंने कही ये चंदेरी पाठ मिल गई। तो क्या मिल गई आपकी, पठार मिल गई, छोटी छोटी पहाड़ियां मिल गई। ये पठारियों को, ये पहाड़ियों को ही कहा जाता है टोर। नया शब्द है, आया शब्द टोर, टोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोर। बुंदेलखंड में पाए जाने वाला टोर निम्न में से कौन सा नहीं है बोलेगा, छतरपुर, पन्ना, बिजावर, चंदेरी, ऐसे 3 ऑप्शन ये दे देगा, चौथा दे देगा तालचेर टोर। आ रहा है समझ में? अगर कहीं पे भी उपक्रम न लिख के टोर शब्द लिख के आ जाए तो दिक्कत है क्या समझने में? जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टोर कहा जाता है। और ये पहाड़ियां समतल क्षेत्र में थोड़ा उठा हुआ भाग कहलाता है, जिसे हम अपनी भाषा में पहाड़ी कहते हैं या पठार कहते हैं, जबकि इसे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में टोर कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये तीनों टोर, ये टोर कहलाएंगे आपकी, क्या कहलाएंगे, टोर। ठीक, लिख लेंगे इसमें, नोट करके लिख लो। इस पठार में समतल भूमि पर
इस पठार में समतल भूमि पर छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। इंग्लिश में TOR, टोर। छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। उदाहरण में लिख लेना, चंदेरी पाट हो गया, पन्ना पाट हो गया, बिजावर पाट हो गया। देखिए आगे देखेंगे, सीमित वर्षा के कारण यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। सीमित वर्षा के कारण यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने इसका क्षेत्रफल 10-11% बता दिया। देखिए 7.7 हो जाती है, गलत बता दिया। लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पठार 7.7% हिस्सा घेरे हुए है। बोलेंगे ये धरती ना 10 से 11% के बीच में, तो आपका मध्य भारत है। हाँ, 7.7% हिस्सा घेरे हुए है बुंदेलखंड का पठार। अब लिखेंगे बुंदेलखंड पठार की प्रमुख चोटियां। लिखेंगे इसमें, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है सिद्ध बाबा। सबसे ऊंची चोटी है क्या? सिद्ध बाबा। पेपर उठा के देख लो, कई बार मिलेगा। 1172 मीटर ऊंची है ये सिद्ध बाबा। ठीक है, चलो ये था आपका बुंदेलखंड का पठार। फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक बार बताएंगे मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसके बाद कहाँ जाना है? नहीं है यार, तुम सोच लो। डिंडोरी खबर पहुंचाऊंगा तुम्हारी, पढ़ाई नहीं कर रही हो। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार। सिगार के बाद, सिगार की ऊंचाई कितनी है? 888। उसके बाद उसके बाद हजारी बजारी नहीं, हजारी कितनी ऊंचाई? 810। उसके बाद गोमनपुर 510। ये मालवा पठार हो गई। इसके बाद बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी विंध्याचल पर्वत की कितनी है? 452। और ये कितनी है? 1172। ठीक है, चोटियां याद रखना, पेपर में चोटियां आती है। तुम्हारी चोटी नहीं आएगी, ये चोटियां आएंगी। ठीक है, चलो अगला पठार डालिए। बुंदेलखंड का पठार हो गया। अब डालेंगे रीवा पन्ना का पठार। देखो इसे एक नाम से और दे सकता है, इंग्लिश में नाम दे सकता है, इसे स्कार्पलैंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्कार्पलैंड का मतलब होता है कगार, कगारी प्रदेश। स्कार्पलैंड नहीं, बुंदेलखंड नहीं, विंध्य प्रदेश को, ये वाला रीवा पन्ना के पठार, क्योंकि लिखा ना इसमें विंध्य का कगारी प्रदेश, तो ये ऐसे करके आएगा आपको, विंध्य स्कार्पलैंड आ सकता है। मतलब तो नाम सारे पता रहना चाहिए, पता रहेगा तो ही लिखोगे। स्कार्पलैंड, स्कार्पलैंड का मतलब होता है कगारी प्रदेश, कगारी प्रदेश। ठीक है, सारे शब्द पता रहने चाहिए आप लोगों को, किसी भी चीज से पीछे नहीं रहना है। चलो देखिए इसमें क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें भी, तुम देख ही रहे हो रीवा पन्ना के पठार में। अब देखिए यहाँ पे
इस वाले पठार में देखोगे तो कौन कौन से जिले दिख रहे हैं तुमको? रीवा दिखेगा, पन्ना भी मिलेगा, यहाँ पन्ना भी थोड़ा, फिर यहाँ पे सतना मिलेगा, इधर आप देखोगे आपको इधर जीडीपी भी मिल जाएंगे, नीचे आओगे तो तुमको यहाँ पे सागर दाम भी मिल जाएंगे, पूरे पठार क्षेत्र में फैले हुए हैं, ठीक है ना। इसकी चोटियां आपको पता रहना चाहिए कौन सी चोटियां हैं। दूसरी बात, जो विंध्याचल पर्वत है उसको मैंने आपको एक बार और बताया था कि ये पूरब से पश्चिम की ओर कैसे कैसे फैला हुआ है। देखिए इधर पे तुम देखोगे, शुरुआत करोगे तुम तो रीवा के पहले एक और मिल जाएगा, सॉरी कौन सा मिलेगा आपको? कैमूर रीवा, और इधर आ जाओगे तो रीवा, फिर मिलेगा भांडे, ठीक है। ये इसका क्रम याद रखिए, ये कौन सा है? ये सबसे पूर्वी भाग, ये कौन सा है? ये पश्चिमी भाग, ये और ये कौन सा है आपका? मध्य वाला भाग, ठीक है, निचला भाग ध्यान रखना, ठीक। चलो इसको लिख लो फटाफट, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज समझने वाली नहीं है। लिखिए, विंध्याचल प्रदेश में यह पठार मुख्य रूप से रीवा पन्ना का पठार मतलब या विंध्य कगारी प्रदेश या विंध्य स्कॉटलैंड, यह पठारी प्रदेश विंध्य चट्टानों से बना हुआ प्रदेश है या विंध्य शैल से बना हुआ प्रदेश है। इस प्रकार इस पठार का उत्तरी हिस्सा, देखो इस पठार का उत्तरी हिस्सा क्या मिलेगा आपको? बुंदेलखंड पठार। दक्षिणी हिस्सा सोन नर्मदा घाटी, इधर चले जाओगे तो मिल जाएगा विंध्याचल पर्वत, और यहाँ चले जाओगे तो कौन सा देश लग जाएगा? उत्तर प्रदेश। मतलब ये कुल मिला के यहाँ तुमको यमुना नदी मिलेगी, देखा जाए तो यमुना नदी। इसको ऐसे करके लिखेंगे, देखिए इस पठार के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, पूर्व में उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में लिखना है यमुना नदी, और पश्चिम में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक, यह पठार मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। देखिए यह पठार मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। पूरब से पश्चिम सीरीज लिख लेना, पूरब से पश्चिम। एकदम पूर्व में क्या मिलेगा? कैमूर। देखिए कैमूर श्रेणी, फिर आएगा कौन सा? रीवा श्रेणी, कैमूर रीवा, अरे ऐसा फैला हुआ देखो, ये है आपकी कैमूर, ऐसी फैली होगी कैमूर, ये फिर यहाँ पे तुम्हारी ऐसी रीवा फैली हुई है, ये रीवा हो गया ऐसा वाला, और फिर इधर आगे चले जाओगे भांडेर ऐसा मिल जाएगा तुमको आगे, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसी फैली रहती है, ऐसी खड़ी खड़ी फैली है, ठीक है ना। मैप में भले समझ में आए, अब तो ऐसी खड़ी खड़ी फैली हुई, ये होगी तुम्हारी कैमूर, ये होगी तुम्हारी कौन सी? रीवा वाली, और ये होगी आपकी भांडेर, थोड़ी ऐसी भी फैली हुई है आगे आगे से, है ना। हाँ निचला उपक्रम है वो, तो आपका यहाँ पे जाओगे तो सेमरी उपक्रम, सुमेरी नहीं सेमरी उपक्रम कहलाता है। नीचा वाला जो घाटी क्षेत्र हो जाएगा वो कहता है, ठीक। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, गौर से देखना, सोन नदी निकलेगी, जे चली सोन नदी, यहां चली गई, उत्तर प्रदेश में जाके मिल गई। देखो इधर पेपर में आता है, यही तो समझने वाली चीज, जे सोन नदी गई,
जो कौन सी सीरीज तुम्हारी कैमूर है? नहीं, जो कौन सी है? रीवा। जो कौन सी है? भांडे। निम्न में से किस श्रेणी के समांतर सोन नदी बहती है? देख रहा है, ये गई किसके समांतर बह रही है? समझ पा रहे हो? यही क्वेश्चन पीटी के रीवा पन्ना पठार की कैमूर श्रेणी के समांतर कौन सी नदी बहती है? सोन नदी बहती है। पेपर में आएंगे तो क्या करोगे? सोन नदी निम्न में से किसके समांतर बहती है? अब इंसान सोचेगा कैमूर तो साला इधर है, यहाँ सोन नदी तो अमरकंटक से निकल रही है, परंतु बह तो इसके समांतर रही है ना, इसी के पास पास तो बह रही है। इस कारण से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। इसमें चीजों को समझते हुए चल रहा है बस। क्या लिख दिया अभी तक? ठीक है, लिखेंगे इसमें इस पठार की कैमूर श्रेणी के समांतर सोन नदी बहती है। सोन नदी बहती है। ठीक है, चलो लिखेंगे इस पठार की ऊंची चोटियां छोड़ देना है, चेक करेंगे पहले। चोटियों को छोड़ दो। देखिए क्षेत्रफल लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए क्षेत्रफल। चोटियों को छोड़ देना, उसको थोड़ा सा मुझे गलत सा लग रहा है उसकी। चोटियों में लिखे, क्षेत्रफल में लिखेंगे यह पठार संपूर्ण मध्य प्रदेश का, यह पठार संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.37% हिस्सा समाये हुए है। 10.37% हिस्सा समाये हुए है। ठीक है, एक बात और लिखेंगे, इस क्षेत्र से बहने वाली नदियां, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना, इस क्षेत्र से बहने वाली नदियां सकरी घाटी का निर्माण करती है। सकरी घाटियों का निर्माण करती है। अच्छा, आप लोग घाटी, दर्रा या गार्ज वगैरह समझते हैं? नहीं समझते? चलो आज ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, जब नदी पढ़ोगे तब भी क्लियर हो जाएगा, अभी और समझ में जाएगा। ध्यान से देखो, ये समझने वाली चीजें हैं, ये पेपर में आमतौर पे आपको किताबों में आएंगी समझ। ध्यान देना, एक शब्द आपको पढ़ना चाहिए गार्ज के बारे में, एक पढ़ेंगे आप घाटी के बारे में, नदी घाटी, और एक पढ़ेंगे आप दर्रा के बारे में। ध्यान से देखिए, ठीक है। ये दो पहाड़ हैं, एक ये ऊंचा पहाड़ हो गया और एक ये ऊंचा पहाड़ हो गया। ठीक, इन दोनों पहाड़ के बीच में एक और पहाड़ ऐसा मिला, ये मिला लिए, परंतु यहां पे थोड़ी सी जगह बन गई। इस जगह से गाड़ी घोड़ा नहीं जा सकते, केवल आदमी जा सकता है, घोड़ा उड़ा जा सकता है। तो एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र जो किसी पर्वत को पार करने के काम पड़ता है, इसलिए कहते हैं अपन इसको, क्या ये कहलाता है? दर्रा, छोटा सा दर्रा। तुमको जब यहाँ से चाइना जाना रहता है तो तुम दर्रा क्रॉस करके जाते हो, जाते कि नहीं जाते? वो तो रोड बनाने लगे हैं अपन, परंतु आम तौर पे दर्रों से गाड़ी घोड़े नहीं जाते थे पहले, उसको तोड़ तोड़ के अपन बनाते हैं। इन्हीं दर्रों को चाइना वाले क्षेत्र में, चीन में ला बोलते हैं, ला। हमारे यहाँ बोलते हैं दर्रा, यहाँ बोलते हैं ला। इसलिए तुमको यहाँ पे देखना नाथुला दर्रा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो जो दर्रा है उसे बोलते हैं वो लोग क्या? ला। तो वो नाथुला इस प्रकार मिलता है। तो ये ऐसे दो पर्वत क्षेत्र से निकलने का रास्ता कहलाता है आपका क्या? दर्रा। अब जब इसी क्षेत्र से आदमी ना जाके यहाँ से पानी बहने लगे, नदी बहने लगे, ध्यान से समझना, नदी बहने लगी। अब ये नदी बहेगी तो इसके भी दो तरीके हैं। दर्रा समझ में आया? अब समझेंगे अपन गार्ज। ये दो क्षेत्र है, ठीक।
यहाँ का क्षेत्र ज्यादा चौड़ा नहीं है, दर्रा से थोड़ा ज्यादा चौड़ा परंतु गहरा ज्यादा। घाटी बन गई आपकी ऐसी, ये वी शेप में बन गई घाटी। कैसी बन गई? वी शेप में। अब ये ऊपर से लेके नीचे तक देखो कितना गहरा हो गया कि नहीं हो गया? तो जो वी शेप में घाटियां बनती हैं और इसके बीच से जो नदी बहती है तो ये क्या है? सकरी घाटियां हैं। सकरी हैं परंतु ऊंची हैं, गहरी हैं पर सकरी हैं और ऊंची हैं और वी शेप में बनती हैं। इनको कहते हैं गार्ज। ये कहलाएंगी तुम्हारी गार्ज और यहां से बहेंगी तुम्हारी क्या? नदियां। ये घाटी कहलाती है सकरी घाटी। तो गार्ज कैसी होती है? सकरी घाटी होती है और गहरी घाटी होती है, ये कहलाती है गार्ज। अब ये पर्वत बना और दूर एक और पर्वत बना। गार्ज में क्षेत्र छोटा था, देखो कितना क्षेत्र छोटा सकरा है। जब ये क्षेत्र ऐसा हो जाए, चौड़ा हो जाए, अच्छा चौड़ा हो जाए और वी शेप ना बन के ये कैसा बन जाए? अब ये ऐसा यू टाइप बन जाए, यू। अब इसकी जो गहराई अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी? कम और सकरे की जगह हो जाएगा ये चौड़ा। ये गहराई की आपकी नदी घाटी। ऐसे क्षेत्र से बहने वाली नदियां चौड़ी होती है, गार्ज से बहने वाली नदियां सकरी होती है और दर्रा से नदियां तो बहती नहीं है, दर्रा से कभी नहीं आना जाना करते हैं, रोड बन जाती है। तो ये 3 प्रकार की चीजें हैं। मैं अभी आपको आगे करके पढ़ाऊंगा कि विंध्याचल पर्वत या नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र से बहने वाली नदियां गार्ज बनाती हैं। गार्ज समझ जाओगे आप क्या बनाती है? मैं बोलूंगा कि ये क्षेत्र नदी घाटी बनाती है, समझ जाओगे क्या है? मैं बोलूंगा कि दर्रा बनाती है, समझ जाओगे क्या है? तो जिन क्षेत्र में यू आकृति बन जाती है वो क्षेत्र कहलाता है आपका घाटी। जैसे नर्मदा सोन घाटी लिख रहे हैं अपन, मतलब इस क्षेत्र में चौड़ी नदी बह रही है, बहुत फैली हुई नदी बह रही है। देखिए नर्मदा कितनी चौड़ी है। और विंध्याचल क्षेत्र से जो निकलती है जैसे ये वाली नदी सोन नदी बनाती है सकरा क्षेत्र। कैसी घाटी में बहेगी? यू में कि वी में? वी शेप में बहेगी। कैसी बहेगी? वी शेप में। इसलिए सोन नदी गार्ज में बहती है। कहां बहती है? गार्ज। तो इस क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां होंगी, मतलब रीवा पन्ना के पठार से जो भी नदियां बहती हुई जाएंगी, दीवार में क्या बनाएंगी? आपकी गार्ज बनाएंगी, वी शेप की घाटी में बनेंगी। समझ जाओगे? अब जब मेंस में आएगा आपको या प्री में ही आएगा कि बताइए सोन नदी निम्न प्रकार की घाटी में बहती है, नदी घाटी, गार्ज घाटी, दर्रा घाटी, ऐसे करके लिख देगा। समझ जाओगे? चलो लिख लीजिए इसको। विंध्य प्रदेश से या रीवा पन्ना के पठार से बहने वाले नदियां सकरी घाटी का निर्माण करती हैं। सकरी घाटी का निर्माण करती है। अब अगला पॉइंट समझो ध्यान से, समझते चलो फिर लिख लेना। तुम गाड़ी धुलते हो, जिस साइड में वॉशिंग करता है वो जो गाड़ी धुलता है उसके पास छोटा पतला पाइप रहता है। तो पानी कैसे आता है? हवा के साथ प्रेशर से आता है, प्रेशर बहुत तेज। तो जो पानी निकल रहा है वो एकदम पतली सटक से निकल रहा है, तो प्रेशर से आ रहा है। अब उसी की जगह वो इतना चौड़ा पाइप अगर उपयोग करेगा तो प्रेशर से आएगा पानी? नहीं आएगा। जैसे हम अगर किसी पानी को बहाएंगे तो सीधी सी बात है, अगर बड़े क्षेत्र से निकलेगा तो प्रेशर उसका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, धीरे धीरे बह के निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। परंतु उसी क्षेत्र को हम सकरा कर दें, छोटा कर दें, तो उसमें तेजी आ जाएगी, पानी का बहाव क्षेत्र आ जाएगा। जो आपके डैम होते हैं, डैम का इतना सा गेट खोलना जरा, ऐसा निकलता है पानी सन सना के, बिल्कुल धुआं जैसा निकलता है। पूरा खोल दोगे तो भुल 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 बहते रहेगा, ऐसे ऐसा रहेगा। परंतु अगर छोटा खोल के ऐसा करके बहेगा, बहता नहीं बहता, तेज बहता है। अब सुनो ध्यान से, ये घाटी कैसी घाटी है? सकरी। पानी का बहाव तेज रहे कम रहे? तेज रहे। जब पानी का बहाव तेज रहेगा मतलब पानी स्पीड गति से बहेगा, इसीलिए यहाँ पे जहां पे भी पानी गिरेगा क्या बनते जाएंगे? जलप्रपात बनते जाएंगे। जहां पे जलप्रपात बनेंगे वहां पे क्या लग जाएगा? टरबाइन लग जाएगा, विद्युत उत्पादन होने लगेगा। केवटी जलप्रपात मिलेगा तुमको, यहाँ पे ढेर सारे जलप्रपात मिलेंगे। यहाँ पे इसलिए जलप्रपात लगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहने वाली नदियां सकरी घाटी में बहती हैं। पानी का बहाव अपेक्षाकृत इन घाटियों में क्यों नहीं लगाए? पानी तो यहाँ पे भी है परंतु पानी का बहाव कम है,
कम प्रेशर से बहता है, यहाँ पे बहाव तेज प्रेशर से बहता है। इस कारण से यहाँ पे क्या मिलेंगे, जलप्रपात मिलेंगे। मध्य प्रदेश के संपूर्ण जलप्रपातों में सबसे ज्यादा जलप्रपात मिलेंगे तुमको विंध्य के कगारी प्रदेश में। कारण समझ में आ गया क्या है, लिख लोगे मेंस में 3 नंबर में 5 नंबर में आएगा कि क्यों इस वाले क्षेत्र में जलप्रपात बनाए जाते हैं। जलप्रपात मतलब पानी को गिराना, गिरा के टरबाइन घुमाना, टरबाइन घुमा के बिजली बनाना, बिजली तुम्हारे घर में जलाना, जला के बिल बढ़ाना, बिल बढ़ा के पैसा खर्च करना। ठीक, चलो देखो मोबाइल चार्ज करना लिखेंगे। इस घाटी क्षेत्र में बहने वाली नदियां जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। और क्यों करती हैं वो समझ में आ गया। जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, जैसे उदाहरण लिख लो, जैसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चचाई जलप्रपात। कौन सी नदी पे, बीहड़ नदी पे। बीहड़ नदी भी यहीं से बहती रीवा से होती हुई जाती है। लेकिन देख लो, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात 151। हाँ, चचाई जलप्रपात ब्रैकेट में लिख लेंगे बीहड़ नदी पर। कहां है ये, रीवा में। और लिख लेंगे यहां पे केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, केवटी, बहुटी, पियावन जलप्रपात, पियावन जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपात यहाँ पे बनाए जाते हैं। पियावन, पियारे, पियारे, पियावन, पियावन जलप्रपात। चलो एक बात और देखो, पेपर में आ जाए तो अच्छी बात है। एक मिनट, यहां पे बह रही है तुम्हारी यमुना नदी, समझते चल लो, ध्यान से समझना। ये यमुना नदी, ये तुम्हारी कौन सी, सोन नदी। अब नदी घाटियों में ही बहती है, तभी तो चौड़ी है, नदी घाटियों में बह रही है। भले ये आपकी सकरी में बह रही है, पर ये तो घाटी में बह रही है, तो हम इसको सोन घाटी बोल देते हैं, इसको अपन यमुना घाटी बोल देंगे। ध्यान से देखना। अब ये विंध्य का क्षेत्र तुम्हारा यहाँ से आगे भी फैला ही हुआ है, ध्यान से समझना। यमुना नदी और सोन नदी के बीच में कौन सा प्रदेश आ गया, विंध्य का कगारी प्रदेश आ गया। क्या मैं कह सकता हूं यमुना नदी घाटी और सोन नदी घाटी को 2 भागों में विभाजित या उन दोनों के बीच में विभाजक रेखा का काम करता है, कौन करता है, विंध्य का कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार। समझ में आ रहा है। यह पठार यमुना घाटी और सोन घाटी के बीच में जल द्विभाजक का काम करता है, दोनों के बीच में जल बांटने का काम कर रहा है। यहाँ पे पठार आ गया तो यमुना नदी का पानी इधर रहेगा, यहाँ पे पठार है तो सोन नदी का पानी इधर रहेगा। जहाँ ये पठार खत्म वहां पे जाके ये मिल जाएंगे। यहाँ पे क्षेत्र पड़ जाता है आपका बांदा वाला क्षेत्र, इटावा बांदा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये यमुना नदी और सोन नदी के जल को विभाजित करने का काम करता है। पीटी के लायक के क्वेश्चन है, लिख लो इसको भी। यह पठारी प्रदेश यमुना तथा सोन के बीच जल द्विभाजक का काम करता है। जल द्विभाजक का काम करता है। कौन कौन सी नदी, यमुना और सोन। अच्छा दिमाग से बताओ, पूरे विंध्याचल श्रेणी की कौन सी श्रेणी है या कौन सी घाटी है या कौन सा घाट है या कौन सा पाठ है जो मुख्य रूप से इन दोनों को विभाजित करने का काम कर रहा है। कैमूर। दिख रहा है, समझ पा रहा है। मुख्य रूप से अगर डिटेल में जाके पूछेगा तो निम्न में से कौन सा घाट या पाठ यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का काम कर रहा है, तो कैमूर है कि नहीं है। कैमूर श्रेणी करती है मुख्य रूप से, क्या करती है, कैमूर। पर्वत बोल देगा, पठार बोल देगा तो विंध्य का पठारी क्षेत्र। ठीक, तो लिख लेंगे ब्रैकेट में मुख्य रूप से कैमूर।
कैमोफ्रेंज। चलो आगे लिखेंगे अब। अच्छा, विंध्याचल पर्वत की तो तुमको पता है ऊंचाई वाला, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधे जाइए नर्मदा सोन घाटी, हेडिंग डाल लो नर्मदा सोन घाटी। और जितना फील करके पढ़ोगे ना इन चीजों को ना, उतना जल्दी समझ में आएगा। ज्योग्राफी चीज ही ऐसी है, इसको फील करके पढ़ा जाता है। चलो देखो, हम जब भारत का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, भारत का ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और इसी प्रायद्वीपीय पठार में मध्य प्रदेश का पूरा निचला हिस्सा जो है वो मुख्य रूप से आ जाता है। कुल मिला के मैं बात करूं तो यहाँ से लेके ऐसा अगर तुम तोड़ दो इसको पूरा, तो ये हिस्सा तुम्हारा कहाँ चला गया? मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का मेन सेक्शन आ गया है। तो पूरा ही, परंतु मुख्य रूप से नीचे सेक्शन में। और प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता आपको पता है, क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टानों द्वारा बनाए गए लावा से बना हुआ है, और लावा ज्वालामुखी फटने से लावा बना, और यहाँ पे जो लावा फैला, इसके कारण से आपकी कौन सी मिट्टी बन गई? काली मिट्टी बन गई। अब एक बात बताओ, जब इस क्षेत्र में भी, ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो क्या नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में भी काली मिट्टी पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? पाई जाएगी। जब यहाँ घना काली मिट्टी अच्छी पाई जा रही है, तो काली मिट्टी जहाँ जहाँ अच्छी होगी वहाँ वहाँ फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो फसल उत्पादन की दृष्टि से ये क्षेत्र भी आपका कैसा है? बहुत अच्छा है। आपने मालवा के पठार को देखा था, 28.6% भाग समाये हुए हैं। 10.7 से लेके 10.11% तक, कितने ही क्या 11% तक समाये हुए हैं। 7.7% पटाए हुए हैं। ये 10.37 पटाए हुए हैं, पटाए नहीं मतलब समाये हुए हैं। अब आ जाइए यहाँ पे सोन नर्मदा घाटी को देखोगे तो 26% हिस्सा पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का पटाए हुए हैं, समाये हुए हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार कहलाता है कौन सा? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। आया पहला मालवा, दूसरा आ गया। दूसरी चीज देखेंगे, ये पूरा मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आपको सबसे निचला क्षेत्र है, ये नर्मदा है, ये सोन घाटी क्षेत्र है, और पूरा मध्य प्रदेश ऊपर बसा हुआ है। देखा जाए तो संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र कहलाता है कौन सा आपका? नर्मदा सोन घाटी। ये जो पिछले साल क्वेश्चन आया था ना बीहड़ वाला, उसने यही क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश का कौन सा सबसे निचला हिस्सा है जो बीहड़ों का निर्माण करता है। अपन ने ये लगा के आए थे और उसने आंसर चंबल ही माना था पहले, ठीक है ना? ये बात सर लास्ट ईयर में आया था कि चंबल नदी किस नदी से जाकर मिलती है, याद होगा आपको? तो पिछले साल वाला क्वेश्चन है, वो बेसिन का क्वेश्चन था, यमुना बेसिन का है कि गंगा बेसिन का। उसमें अपवाद देखो, देखा जाए तो चंबल पूछा है तो यमुना बेसिन आया, पूछा चंबल का है, यमुना तंत्र तो पूछा नहीं है। अब यमुना आगे जाके गंगा में मिल रही है, वो एक अलग कहानी बन रही है, ठीक है? तो ऐसा था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था पिछले साल 2018 के 19 में आया था ये वाला। तो जो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है, ये पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे कौन सा हिस्सा है? निचला हिस्सा है, और पूरे मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है, या पूरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाएगी, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय हिस्सा में बना हुआ क्षेत्र है, इसलिए काली मिट्टी अच्छी है। तो फसल उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे फसलें अच्छी होगी। फसल उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा फसल उत्पादन कौन करता है? मालवा। तो दूसरा कौन करेगा? यहाँ पे गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पे है, सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान, हर चीज में दूसरे स्थान में मिल जाएगा। कपास का उत्पादन दूसरे स्थान पे है, ये वाला क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों से लगे हुए जितने भी जिले होंगे, हर चीज में सेकंड पोजीशन में आ जाएंगे। कैसे में जाएंगे? सेकंड पोजीशन, ठीक है? चलो देख लो, मोबाइल को साइलेंट कर लिया करो। लिखिए
नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, देखिए यह घाटी क्षेत्र या नर्मदा सोन घाटी से मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग है। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा या निचला भाग है, जो कि मालवा पठार के बाद मध्य प्रदेश राज्य का, मालवा पठार के बाद मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। दूसरा बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यह क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से, कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र है। चूंकि यहां गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, चलो आगे देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन आता है बार बार, नर्मदा सोन घाटी में किस दिशा की नदियों के कारण बाढ़ की समस्या पैदा होती है। मेंस में आएगा नर्मदा में बाढ़ की समस्या उत्पादित करने वाली नदियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ध्यान से देखिए, इस नर्मदा सोन घाटी में आप देखेंगे कुछ नदियां यहाँ से आके मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ऐसी आके मिलेंगी, और कुछ नदियां यहाँ से आके मिलेंगी, कुछ नदियां यहाँ से आके मिलेंगी। अब ध्यान से समझो, गौर से। मैंने बताया हूं मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो उत्तर की ओर कैसा है, ढलान है, तो ज्यादातर इस क्षेत्र की नदियों का बहाव कहाँ रहता है, ऊपर की ओर रहेगा, उत्तर की ओर रहेगा। और जो नदियां अगर इस साइड आ भी रही हैं तो उनमें बहाव अपेक्षाकृत कम रहेगा। तो जब कभी भी बारिश होगी तो पानी दक्षिण में आएगा कि उत्तर में जाएगा, उत्तर में। तो हमेशा उत्तर की ओर से आने वाली नदियां जो होंगी नर्मदा नदी की, वो बाढ़ की स्थिति कभी भी पैदा नहीं करेंगी। परंतु ये जो सतपुड़ा क्षेत्र से जो नदियां निकलेंगी, और ये सतपुड़ा क्षेत्र से निकलने वाली नदियां मतलब दक्षिण क्षेत्र से आने वाली नदियां, जितनी नदियां नर्मदा में आके मिलेंगी, ये सारी की सारी नदियां बारिश के समय में पूरा की पूरा पानी लाके कहां फेंकेंगी, नर्मदा में। और जब इकट्ठा पानी आ जाएगा तो नर्मदा में कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सवाल समझ पा रहे हैं यहाँ कि नर्मदा नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करने वाली स्थिति को व्याख्यात कीजिए या उसकी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब आपको बताना होगा कि जो दक्षिण से नदियां आ रही हैं, जैसे तवा नदी हो गई, छोटी तवा नदी हो गई, ये सारी नदियां आएंगी और यहाँ पे आके क्या कर देंगी, आपको बाढ़ की स्थिति बना देंगी। अरे तभी तो तवा बांध बना है, इसलिए तो बनाया गया है कि तवा बांध बना देंगे, पानी रोक लेंगे। नर्मदा में नहीं बनना चाहिए बाढ़ की स्थिति। यहाँ की किसी नदी में तुमको बांध नहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, पानी ही नहीं है उतना। यहाँ की जितनी नदियां हैं यहाँ पे सब में आप देखना बांध बनाना पड़ रहा है, क्यों, जब कभी भी बारिश की स्थिति होगी तो पूरा की पूरा पानी इकट्ठा करके कहां फेंक देंगे, वो नर्मदा में फेंक देंगे। और नर्मदा में जैसे ही फेंकेंगे, चूंकि क्या है, ये यू शेप में बहने वाली नदी है, बड़े क्षेत्र में बहेगी, तो जब बहेगी तो बहुत सारा क्षेत्र को बर्बाद करते हुए जाएगी। इस कारण से यहाँ वाले क्षेत्र में क्या बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे। अरे मेंस में क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, बोले नर्मदा नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियों पे बांध बनाए जाते हैं, जबकि उत्तर से आने वाली नदियों में बांध निर्माण नहीं किए जाते हैं। कारण स्पष्ट कीजिए। नहीं बता सकते क्या कारण, बता सकते हो आप। तो ये कारण है कि दक्षिण से जितनी भी नदियां आएंगी, जैसे तवा हो गई, छोटे तवा, जितनी भी नदियां आएंगी इस क्षेत्र में, खासतौर में तवा,
तो ये नदियां चूंकि दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही हैं तो पूरा बारिश का जल इकट्ठा लाके नर्मदा में फेंकेंगी। जैसे ही फेंकेंगी तो नर्मदा वैसे ही चौड़ी नदी है, पानी बहुत सारा रहता है, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि अपेक्षाकृत उत्तर की नदियों को देखा जाए तो ये बारिश का पानी कम लेके आएंगी, इस कारण से इसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी बात और देखो, दक्षिण की ओर से आने वाली नदियों की लंबाई कम रहेगी, हमेशा क्षेत्र कम है। यहां से कोई नदियां आ रही है तो इसकी लंबाई ज्यादा रहेगी। किस क्षेत्र की नदियां ज्यादा हो रही हैं? उत्तर की ओर से आने वाली जितनी भी नदियां रहेंगी इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। और दक्षिण से जितनी भी नदियां आएंगी इनकी लंबाई क्या रहेगी? कम। अब जब कम रहेगी तो सीधी बात ना, पानी सनसना के निकलेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। यहाँ पे लंबाई तक आते आते पानी का बहाव इधर उधर फैल जाएगा, तो दिक्कत कम रहेगी। आया समझ में? चलो देखिए, इस नदी घाटी में उत्तर की ओर से आने वाली सहायक नदियों की लंबाई अधिक होती है। उत्तर की ओर से आने वाली सहायक नदियों की लंबाई अधिक होती है, जबकि दक्षिण की सहायक नदियों की लंबाई कम होती है। दक्षिण की सहायक नदियों की लंबाई या दक्षिण की ओर से आने वाली सहायक नदियों की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। चूंकि दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां अच्छा, एक बात और बताओ, समझने वाली बात, तुमसे ही पूछ रहा हूं दिमाग से। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है सतपुड़ा मैकाल वाले क्षेत्र में, जैसे हमारा सिवनी भी सतपुड़ा में आ जाएगा। इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे, आपको देखो पचमढ़ी क्षेत्र पड़ता नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा बारिश होती कि नहीं होती? ठंडा भी पड़ती। आप देखोगे इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत के कारण मैंने बताया था वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बनेगा तो बारिश होगा। अब अगर मैं बोलूं आपको कि दक्षिण से आने वाली नदियां ही क्यों बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही हैं, क्या समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी पड़ रही है यहाँ से, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत क्या होती है? बारिश ज्यादा होती है। सतपुड़ा में होती नहीं होती बारिश ज्यादा? जब बारिश ज्यादा होगी और ओवरऑल ढाल ऐसी नदियों की बनी हुई है तो पूरा पानी यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे बारिश तो इन क्षेत्रों में भी तो होगी ना, परंतु यहाँ पे सतपुड़ा की अपेक्षाकृत बारिश कम हो रही है। इस कारण से इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा करने वाली नदियां बनती हैं। और जब बारिश यहाँ ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो बहाव ज्यादा होगा, बहाव ज्यादा होगा तो नर्मदा में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां बहाव की स्थिति या बाढ़ की स्थिति इसलिए पैदा करती हैं क्योंकि ये सारी नदियां सतपुड़ा पर्वत से निकलकर आती हैं और सतपुड़ा श्रेणी में अपेक्षाकृत बारिश कैसी होती है? हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बारिश बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, क्या लिख लिए? क्योंकि दक्षिण से आने वाली नदियां लिखेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से होते हुए आती हैं या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से आती हैं, जो कि अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। ये नदियां नर्मदा में आकर बाढ़ की समस्या पैदा करती हैं। स्टार मार्क और अंडरलाइन कर लेंगे। ये नदियां नर्मदा में आकर या नर्मदा की घाटी में आकर बाढ़ की समस्या पैदा करती है। ठीक है, चलो एक बात और देखेंगे। एक क्वेश्चन आएगा, चूंकि नर्मदा घाटी को आपने देखा कि यू शेप में बहती है, चौड़ी घाटी है, घाटी क्षेत्र में बहती है,
परंतु आप जैसे ये गुजरात वाले क्षेत्र में जब क्रॉस करेगी तो यहाँ पे ये वी शेप में बह के निकलेगी। ध्यान से समझना, ये जो मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर वाला क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर वाला क्षेत्र, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी मिलेगी तुमको, अखरानी की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ियां। क्वेश्चन आएगा नर्मदा किस पहाड़ी में गार्ज बनाती है। ठीक है, अखरानी की पहाड़ियां जब ये क्रॉस करेगी तो चूंकि क्या है, पहाड़ी सकरी है, तो इस क्षेत्र से जब नदी निकलेगी तो देखना अभी सकरी घाटी का निर्माण करेगी और जाके गुजरात में एंट्री करेगी। तो जब ये गुजरात में जाती है नदी, तो गुजरात में जाते जाते कौन सी घाटी बना के जाएगी, ये अखरानी की पहाड़ियों में सकरी घाटी बनाएगी। और सकरी घाटी बना रही है मतलब किसका निर्माण कर रही है, ये गार्ज। ये लगभग 120 किलोमीटर लंबा है ये, इसलिए गति भी तेज हो जाएगी यहाँ से। ठीक, लिख लीजिए इसको। इसका एक नाम भी है, मुकरता गार्ज कहते हैं इसको, मुकरता गार्ज, मुकरता गार्ज, ये नाम इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, पूछेगा पेपर में मुकरता गार्ज क्या है, क्या बोलोगे, नर्मदा का गुजरात में प्रवेश करने वाली वह सकरी घाटी जो अखरानी की पहाड़ियों में नर्मदा निर्माण करती है, उसे कहा जाता है मुकरता गार्ज। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे जो पेपर में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि कहां से पूछा है। देखिए इसके बारे में, मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर, मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा, ये कौन सी सीमा है, पश्चिमी है कि नहीं, पश्चिमी सीमा पर नर्मदा अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए, नर्मदा अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए 120 किलोमीटर लंबे गार्ज में प्रवेश करती है। 120 किलोमीटर लंबे गार्ज में प्रवेश करती है, जिसे मुकरता गार्ज कहते हैं। स्टार मार्क कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना, जिसे मुकरता गार्ज कहते हैं। इन पहाड़ियों से निकलकर नर्मदा गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, एक नॉर्मल, मेरे नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डांटना नहीं कोई है ना, आप मत दिखाना। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, निम्न में से अधिकतर सकरी घाटी कौन बनाएगा। सकरी घाटी मतलब गार्ज कौन बनाएगा, नर्मदा घाटी बनाएगी कि सोन घाटी बनाएगी, सोच के बनाओ, सोच के बताओ। सोन नदी ये है, सोन नदी की रफ्तार ज्यादा से होगी, इसकी बात तो कौन बनाएगा ज्यादा, नर्मदा बनाएगी कि सोन घाटी बनाएगी, क्यों। एक और चीज है सर, और वो पॉइंट में आके, हाँ, वो पॉइंट में आके सर वहां से जाती है तो वहां भी एक सकरी जगह बन रही है। तो देखो इतनी पूरे क्षेत्र में इसने केवल एक ही जगह सकरी घाटी बनाई है, और यहाँ पे तो पूरी सकरी घाटी है ना, पूरी सकरी घाटी है। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी नदी अधिकतर सकरी घाटी बनाती है, तो बोलेगा यहाँ पे तुमको एक तो नर्मदा नदी घाटी देगा, एक सोन नदी घाटी देगा, 2 ऑप्शन तो दे दिया ये, और इन दोनों में ही खेल रहेगा, बाकी के तो सब तुम्हारे लिए टाइम पास है। एलिमिनेशन समझते हो ना आप पेपर में कैसे करते हैं, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो तुम्हारे हमेशा गलत ही रहेंगे, वो तो आसानी से पहचान जाओगे ये तो हो ही नहीं सकते। मेन कंपटीशन होता है अगले 2 ऑप्शनों में कि ये होगा या तो ये होगा, इसे कहते हैं एलिमिनेशन प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे नर्मदा घाटी और सोन घाटी में अधिकतर सकरी घाटियां कौन बनाएगी, सोन नदी घाटी बनाएगी, ज्यादातर यही बनाएगी, ज्यादा सकरी घाटी ये बनाएगी। ये तो केवल एक ही जगह बना रही है, जिसे अपन को क्या कह रहे हैं, इसको मुकरता गार्ज कहते हैं। कौन सी पहाड़ी बनाता है ये, अखरानी की पहाड़ी। चलो कल अपन पढ़ेंगे सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड, केवल 2 बस बचे हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार के आपके भूगर्भीय क्षेत्र रहे हैं।